Good afternoon, students. It's Deepti Shukla. The students who have taken economics as a subject, as a teaching subjects. Today we are going to discuss about what is economics and importance of economics and its correlation with other subject. As you know, economics is a science of wealth. In first and second unit, there is a theoretical part, important theoretical part, which you are aware of if you are taken the subjects as a degree level or in your graduation or in your PG. आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है जो इकोनॉमिक्स जैसे विषय को हम टीचिंग करते समय उसको इंटीग्रेट किया गया है। टीचिंग करते समय उनके बारे में क्या ध्यान रखना है। और हार्वर्ड ने एक ऐसी प्रणाली व्यवस्थित की थी जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी विषय जो है वो अकेला ज्ञान दे, ऐसा उचित नहीं है। अगर हम किसी भी विषय को किसी दूसरे विषय के साथ इंटीग्रेट कर दें, सहसंबंध स्थापित कर दें, तो वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है और साथ ही उस विषय को समझने में रोचकता भी आती है। जैसे अगर आप 10th लेवल तक की बात करें, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि 10th लेवल तक हम सामाजिक विषय पढ़ते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स एंड सिविक जैसे विषयों को और ज्योग्राफी जैसे विषयों को समाहित किया गया है। 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये डिसाइड किया कि जिस तरह विज्ञान जैसे विषय हैं, विज्ञान है, भाषा है, उसी तरह अर्थशास्त्र को भी सेकेंडरी स्कूल लेवल पर समाहित किया जाए, क्योंकि प्रारंभ से ही अर्थशास्त्र मानव जीवन और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अब फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम ये देखें कि अर्थशास्त्र कब से है, अर्थशास्त्र का जन्म कब से हुआ, तो अगर हम इसको हिस्ट्री से देखें तो जब हम प्राचीन काल में कोई भी क्रय विक्रय करते थे तब बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम मीन्स जब हम वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा ही करते थे। बट धीरे धीरे इसका स्वरूप मुद्रा ने ले लिया, मनी ने ले लिया। तो पहले मुद्रा अलग अलग प्रकार की होती थी, जैसे पहले पत्थरों का यूज किया जाता था, फिर मेटल्स आ गई, धातुएं आ गई, फिर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, उसके बाद तांबे के सिक्के आ गए। तो कहने का मतलब ये कि अर्थशास्त्र प्रारंभ से ही था। मानव जीवन से अर्थशास्त्र जैसे विषय को किसी भी तरह से पृथक नहीं किया सकता है, क्योंकि ज्यादातर मानवीय क्रियाएं किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भविष्य में हम ये जानना, हम ये नौकरी चाहते हैं। हम अगर शिक्षा दे रहे हैं तो हम कहीं न कहीं उसको एज ए प्रोफेशन भी यूज कर रहे हैं। तो इसका कोरिलेशन हम किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते। कोरिलेशन मतलब इंटीग्रेशन, सामंजस्यीकरण। गिलर और डीवी ने भी सामंजस्यीकरण पर बल दिया है। अब क्या कारण था कि सामंजस्यीकरण यानी कि इंटीग्रेशन किया गया? सबसे पहला रीजन, क्यों इस विषय का कोरिलेशन स्थापित किया गया, क्यों इस विषय को इंटीग्रेटेड किया गया? सबसे पहला उसका रीजन ये है कि इसका उद्देश्य है ज्ञान को व्यवहारिक बनाना। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी तभी आती है जब हम किसी एक विषय को किसी दूसरे विषय से संबंधित होकर पढ़ाएं। जैसा कि अभी मैंने इकोनॉमिक्स में जब मुद्रा के प्रचलन की बात कही तो उसको हिस्ट्री से संबंधित कर दिया कि हिस्ट्री में प्राचीन काल में अगर आप देखें तो कैसे कैसे हम आगे की तरफ बढ़े और उसके बाद बाटर सिस्टम से फिर हम आगे बढ़ गए और मुद्राओं पे आ गए और वर्तमान समय में हम आज प्लास्टिक मनी पे डिपेंड है। पहले अगर हम इस मुद्रा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों विषयों को इंटीग्रेटेड होकर पढ़ रहे हैं। तो सहसंबंध का महत्व समझने के लिए, अर्थशास्त्र के ज्ञान को व्यवहारिक बनाने के लिए अगर हम अलग अलग इसको पृथक रूप में बिना किसी उदाहरण के और बिल्कुल अलग अलग पढ़ते हैं तो वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसके साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा है पाठ्यक्रम को सरल बनाना। किसी भी पाठ्यक्रम को आप कोई भी विषय ले लीजिए, चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, चाहे आप मैथ्स ले लीजिए, अगर किसी पाठ्यक्रम को सरल बनाना है तो हम उसको जीवन से संबंधित करते हैं, लाइव उदाहरणों से संबंधित करते हैं। तो वी विल टेक ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है, फ्रॉम आवर लाइफ।
तो उसके बाद इसके अलावा क्या है, मितव्ययता आती है। अलग अलग पुस्तकों की जरूरत नहीं है, एक ही पुस्तक में कई सारे विषयों का समावेश है। उसके साथ साथ क्या है, अलग अलग विषयों की जरूरत के साथ साथ मितव्ययता है कि हम एक ही ज्यादातर शिक्षक जो है वो इन चारों विषयों में, अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं तो आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में भी जान रहे हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते हिस्ट्री जैसे विषय से उसके उदाहरण ले रहे हैं। उसके बाद रोचकता बनी रहती है, क्योंकि हम उदाहरणों को लेते हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, उसके बाद रोचकता भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बच्चा बहुत जल्दी से, आप अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे जाके तो बहुत जल्दी से उसको घर में जाकर उस उदाहरण को दूसरे के साथ जोड़ेगा। इससे क्या होगा, स्मृति भी बनी रहेगी, मेमोरी उसकी शार्प रहेगी और वो एक चीज से दूसरी चीज में बहुत जल्दी से उसको कोरिलेट करके उन चीजों को समझ सकता है। उसके साथ साथ मानवीय संबंधों की जानकारी और सामाजिक गुणों का विकास, ये सारे उद्देश्य हैं जो कि अर्थशास्त्र का कोरिलेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक है। अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे, क्या होता है इंटीग्रेशन और इसके क्या टाइप्स होते हैं। अब इसमें क्या है, कई तरह के समन्वय होते हैं। अब क्षैतिज, एक होता है क्षैतिज समन्वय। क्षैतिज समन्वय मीन्स जिसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में मतलब होता है, इसमें आप पाठ्यक्रम का, अन्य पाठ्यक्रमों का अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के साथ संबंध स्थापित करते हैं। एक होता है इंसिडेंशियल, ठीक है, इसमें होता है इंसिडेंटली कोई एक टॉपिक आ गया, आपने कोई प्लान नहीं किया है प्रॉपर, आप पढ़ाते पढ़ाते आपको अचानक कुछ ऐसे उदाहरण आ गए, जिस तरह अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और अचानक हमारे मन में किसी दूसरे विषय से संबंधित उदाहरण आया, हमने उसको आपको बता दिया, तो इंसिडेंशियल। जिसमें कोई वेल प्लान, जो टीचर है वो प्लानिंग नहीं करता है, बिना प्लानिंग पर अचानक पढ़ाते हुए, क्योंकि एज ए टीचर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम दे सकते हैं, तो बिना प्लानिंग के आधार पर इंसिडेंशियल, इसमें हम इंसिडेंटली कोई टॉपिक हमारे दिमाग में आया और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आया और हमने आपको उसके बारे में बता दिया। ये अर्थशास्त्र में हम समन्वय करते हैं, जिसको हम इंसिडेंटल कहते हैं। उसके बाद अगर हम क्या समन्वय करेंगे, अब एक होता है, ये तो इंसिडेंटल हो गया, दूसरा हो गया प्लान्ड। प्लान्ड मीन्स क्या होता है, जब एक शिक्षक पूर्व तैयारी करके किसी विषय को पढ़ाने के लिए लिमिटेड उदाहरणों के साथ कक्षा में उसको पढ़ाता है। प्लान मीन्स जिसकी प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, किस स्थान पर अर्थशास्त्र के किस नियमों को हमें लागू करना है, किस नियम को हमें यूज करना है, ये होता है इंटीग्रेट। उसके बाद आ गए हम प्लान में। उसके बाद आ गया वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, शीर्षात्मक समन्वय। शीर्षात्मक समन्वय होता है कि जब हम ऊपर से शुरू करके, यानी कि पहले एक विषय को पढ़ाते हैं और उसके बाद उसके नीचे उसके अंदर अंदर कई विषयों को पढ़ाते हुए चले जाते हैं, अन्य अंगों का संबंध स्थापित किया। जैसे उत्पत्ति का अगर हम बात करें कि उत्पत्ति का समन्वय, उत्पत्ति कैसे हुई, अब किस विषय की उत्पत्ति, तो हम इकोनॉमिक्स के विषय की भी बात करेंगे, फिर हिस्ट्री के अंतर्गत इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर ज्योग्राफी का इससे क्या संबंध है और सिविक्स कैसे इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है, ये सारे इंटीग्रेशन हो गए। तत्पश्चात अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध, अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से सहसंबंध। इसके अंतर्गत हम कई विषयों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अर्थशास्त्र का इतिहास से संबंध, अर्थशास्त्र का भूगोल से संबंध, अर्थशास्त्र का गणित से संबंध। मीन्स वी विल रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज, हमारा पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र और इतिहास का आपस में संबंध। हालांकि इसके विषय में हमने पहले ही आपको बताया कि किस तरह हम अर्थशास्त्र और इतिहास को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, और ये कहा भी गया है कि इकोनॉमिक्स विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री विदाउट इकोनॉमिक्स हैज नो फ्रूट। इतिहास मानव सभ्यता का भंडार है और अर्थशास्त्र मानवीय सभ्यता पर आधारित है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो इतिहास के बिना अपूर्ण है। हम कैसे बताएंगे किसी विद्यार्थी को कि कौन से समय में मुद्राएं चलती थी, कौन से समय में मौद्रिक प्रणाली का सूत्रपात हुआ, हम कैसे बताएंगे बच्चों को कि बार्टर सिस्टम क्या है, कब था बार्टर सिस्टम, किस ईयर में था, कैसे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हम कैसे बताएंगे बच्चों को कि आज हम जो प्लास्टिक मनी पर पहुंचे हैं उसका वास्तविक रूट क्या था, कहां से हम आगे बढ़े हैं। फिर हम धातुओं में थे, मेटल्स का हम यूज करते थे, फिर हम धीरे धीरे कागजों पे आए, पेपर करेंसी हमने यूज करना शुरू कर, और आज के समय में हम डिजिटलाइजेशन पे आ गए हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें मुद्रा इकोनॉमिक्स के विषय में सब जानने के लिए उसकी हिस्ट्री, इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इतिहास भी उतना ही आवश्यक है। तो अर्थशास्त्र, क्योंकि इतिहास हमारे अनुभवों को विकसित करता है और हम अनुभवों के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के संबंध में सीधा सीधा संबंध एक अर्थशास्त्र और इतिहास का है। फिर आता है इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप या कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। सिविक्स क्या बताती है? सिविलाइजेशन से निकला हुआ कहीं ना कहीं है। सिविक्स कहां से निकली है? अब इसमें दो विषय अगर हम देखें तो आराम से इसमें ऐसे विषय हैं कि सिविक्स यानी कि जो हमें बताता है कि किसी सिटीजन की क्या सिविक सेंस होना चाहिए। एक सिटीजन, नागरिक कौन है? अब अगर नागरिक है तो उसके अधिकार है तो उसके दायित्व है, और अगर दायित्व है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा उसको कुछ न कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र का नागरिक शास्त्र से भी उतना ही संबंध है। किसी भी देश में अगर कहीं पर भी कहीं पर भी कोई राजनीति हो रही है, किसी भी तरह का राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, यानी कि राजनीति का मतलब यहाँ पर क्या है? पहले ये जो सिविक्स है वो राजनीति शास्त्र से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम संविधान, उसके मूल उद्देश्य, अपने कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन और उसके साथ साथ हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं कि जो नागरिक जहां रहता है उसके कर्तव्यों में क्या क्या समाहित है, वो किस फील्ड में जाकर जॉब कर सकता है, किस तरह के नागरिकों को कौन सी जॉब करने की छूट है, किस तरह के नागरिकों को कहाँ के नागरिकों को किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो ये अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अगर हम अर्थशास्त्र, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां के नागरिकों पर निर्भर करती है। नागरिकों पर क्यों निर्भर करती है? कि वहां के नागरिक कितने एजुकेटेड हैं, कितने डेवलप्ड हैं, कितने ट्रेन्ड हैं। तो नागरिक शास्त्र भी पूरी तरह से अर्थशास्त्र से संबंधित है। उसके बाद आता है समाजशास्त्र। पहले समाजशास्त्र के अंतर्गत दो विषय जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहें अर्थशास्त्र भी है इसके अंतर्गत, नागरिक शास्त्र भी इसके अंतर्गत है, और कहीं ना कहीं इतिहास का भी समावेश इसके अंतर्गत है। लेकिन अब अर्थशास्त्र केवल आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र क्या करता है? समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में विभिन्न तरह की जानकारियों का एकत्रीकरण करता है। तो समाजशास्त्र का एक हिस्सा ही अर्थशास्त्र है, क्योंकि समाज में प्राणी या व्यक्ति हर तरह की गतिविधियां करता है, मात्र आर्थिक नहीं करता है, सामाजिक भी करता है, ठीक है, नैतिक आचरण भी करता है। तो समाजशास्त्र में समाज भी इंक्लूड है, और समाज के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र को इससे भी पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। आपका मनोविज्ञान एक विषय ही है, और मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के सोचने और समझने पर भी आधारित है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के आपस के संबंध की, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि हमारी मानसिक गतिविधियां कहीं न कहीं हमारी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती हैं। ग्रेशम के नियम का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो महारानी एलिजाबेथ ने अपने टाइम पीरियड में एक बार जब धातु के सिक्के, उसमें गोल्ड के सिक्के चलते थे, तो उन्होंने देखा कि जो मुद्रा है बहुत बेकार हो गई है, बहुत खराब हो गई है, बहुत घिसे हुए सिक्के हैं। तो उन्होंने आज्ञा दी कि नए सिक्कों को चलवाया जाए। जब नए सिक्कों को चलवाने की बात आई तो 1 महीने नए सिक्के निकाल दिए गए, न्यू करेंसी निकाल दी गई, लेकिन 1 महीने बाद क्या देखा उन्होंने कि फिर से पुरानी मुद्रा प्रचलन में है और नई मुद्रा बाजार से गायब है। क्या रीजन था इसका? हमारी मानसिक सोच। कहीं ना कहीं मानव का मनोविज्ञान, हमारा भी मनोविज्ञान, हमारा भी मन यही कहता है, मनोविज्ञान की तरह एक हमारी टेंडेंसी है कि नए नोट हम जल्दी किसी को देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कोई पुराना नोट होगा, हम पहले उसको वो देंगे और उसके बाद नए नोट को बाद में देंगे। तो ये कहीं ना कहीं संबंधित कर रहा है सहसंबंध अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के रूप में। जिस विषय के कारण, जिस विषय से हम जैसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मनोविज्ञान का भी अर्थशास्त्र में सीधा सीधा संबंध है। उपभोक्ता की बचत, ये भी किसी भी व्यक्ति के मनोविज्ञान पर, कोई बहुत खर्चीला होता है, कोई बचत करना चाहता है, कोई किसी लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो आर्थिक क्रियाएं कहीं ना कहीं व्यक्ति के
मना स्थिति पर, उसके मनोविज्ञान पर कहीं ना कहीं निर्भर करती हैं। अगर हम बात करें कि किसी शराबी व्यक्ति के लिए उस शराब की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो उसके लिए भोजन से भी अधिक इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति इसका यूज नहीं करता है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर्थिक क्रियाएं भी कहीं ना कहीं वो उस पर खर्च नहीं करना चाहेगा, वो विलासिता में आ गई, मूलभूत आवश्यकता में नहीं आई। लेकिन अगर किसी को इसकी बहुत अधिक आवश्यकता, अधिक आदत पड़ गई है, तो वो उसकी मूलभूत आवश्यकता बन गई, भोजन से भी अधिक उसको उसकी आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ये मनास्थिति का कारण है। तो मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र का भी आपस में संबंध है। इसी तरह अर्थशास्त्र और भूगोल का संबंध, अर्थशास्त्र और भूगोल का बिल्कुल सीधा संबंध है। किसी भी देश की प्राकृतिक दशा, यानी कि जलवायु, वर्षा, गर्मी, वहां पर उपस्थित खनिज पदार्थ, उसकी आर्थिक क्रियाओं को बैलेंस्ड करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। जहां पर जिस तरह का मौसम होगा, जहां पर जिस तरह की उपज होगी, उसी तरह का वहां की आर्थिक क्रियाएं होंगी। जैसे हमारे यहाँ जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो उसका हम निर्यात करेंगे। कहीं ईरान जैसे गल्फ कंट्रीज में जो है पेट्रोलियम की अधिकता है, तो ये वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन पर निर्भर करता है, जिसकी सबको आवश्यकता है। तो आर्थिक क्रियाएं पूरी तरह से भूगोल पर भी निर्भर है। तो अर्थशास्त्र और भूगोल का भी आपस में संबंध है। इसी तरह अगर हम वाणिज्य शास्त्र की बात करें, वाणिज्य शास्त्र में पूरी तरह से इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तो आपस में पूरी तरह से संबंधित है, इंटीग्रेटेड है, हम कहें एक पार्ट ही है, क्योंकि बीकॉम लेवल पे इकोनॉमिक्स को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, डाक व्यवस्था हो गई, मुद्रा हो गई, ये पूरी तरह से जो है वो कॉमर्स से भी संबंधित है। अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं कहीं ना कहीं कॉमर्स या वाणिज्य पर, क्योंकि व्यापार से भी इसका सीधा संबंध है, तो वाणिज्य शास्त्र और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आपस में काफी मिलती जुलती है और काफी अंतर्गत, तो इनमें अत्यंत सुगमता से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर बात आती है अर्थशास्त्र के साथ गणित शास्त्र के संबंध की, अर्थात मैथमेटिक्स के संबंध की। मैथ्स क्यों, आंकड़े, डिजिट्स, और इकोनॉमिक्स में भी हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। अब कहीं पर एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर ही नियमों का प्रतिपादन होता है। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत हो गए, रिकार्डो का लगान सिद्धांत हो गया, मूल निर्धारण सिद्धांत हो गया, ये सारे सिद्धांत, जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, यानी कि ये सारी चीजों को ग्राफिकल दिखाने के लिए और आंकड़ों में दिखाने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। और गणित में भी मुद्रा की, या अगर हम किसी बच्चे को प्लस और माइनस सिखाना चाहते हैं, और अगर हम उसको व्यवहारिक रूप से सिखाते हैं, 10 रुपए का नोट देते हैं और मार्केट में उससे जो है वो कहते हैं 5 रुपए का सामान ले और 5 रुपए, और इसमें जितने पैसे मिले वापस ले आना, और फिर उससे हम पूछते हैं कितने, कि 5 रुपए का सामान लिया तो 5 रुपए बचे, तो क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि गणित को भी कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाओं से पूरी तरह से संबंधित किया जा सकता है। इस तरह अन्य बहुत सारे विषय हैं जिनका आपस में संबंध है। और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, तो ये सारे विषयों से सहसंबंध स्थापित करके आपको खुद ही पता चल गया होगा कि इसकी वास्तविक इम्पोर्टेंस क्या है। छात्रों को सिद्धांत, अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से बताएं, तो छात्रों को किसी सिद्धांत, नियम और व्यवस्थाओं का ज्ञान कराने में जो है वो अर्थशास्त्र की अत्यंत आवश्यकता है। और किसी देश में आर्थिक नागरिकों का निर्माण करने में, आर्थिक नागरिकता का विकास करने में भी अर्थशास्त्र की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र के प्रत्ययों का ज्ञान करने में, विश्व की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए भी अर्थशास्त्र की अत्यंत आवश्यकता है। व्यापार करने में, वैश्विक व्यापार करने में, और बालक बालिकाओं को कुशल उपभोक्ता बनवाने में, इन सभी चीजों में अर्थशास्त्र की जैसे विषय की अत्यंत आवश्यकता है। आज वर्तमान समय में जब हम एक त्रासदी से गुजर रहे हैं जिसका नाम कोरोना है, तो उसमें भी हम ये समझ सकते हैं कि अगर सभी देश में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने G20 की बैठक में कहा कि हम सबको मिलकर इस जो त्रासदी है उससे बाहर निकलना है, तो इसके लिए भी सभी देशों ने मिलकर, यानी कि अर्थव्यवस्था सबकी कहीं ना कहीं इस बात से, ये जो लॉकडाउन हो रहा है, सारी चीजों से अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं क्या हो रही है, रुक रही है, घाटे में जा रही है। लेकिन उसके बावजूद मानव की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और आर्थिक क्रियाओं को उसके साथ जोड़ा जा सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र की भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मानव की है वर्तमान समय में। और आज के समय में तो मानव जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं धन हो गया था, लेकिन उसको इस त्रासदी ने कहीं ना कहीं ये कर दिया कि हमें मानव की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव ज्यादा, क्योंकि जब तक मानव ही नहीं होगा तो आर्थिक क्रियाएं ही नहीं होंगी। तो कहने का मतलब मैं ये सब बताना चाह रही हूं कि इन उदाहरणों से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि अर्थशास्त्र जैसा विषय
एक स्कूल लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है और इस विषय को किसी भी तरह से पृथक नहीं किया जा सकता। जो हमारा ये टॉपिक था आज कि क्या कोरिलेशन क्या है, इसका आपस में सह संबंध क्या है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आपको इसके विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है, कोई क्वेरी लेनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स के कोई बच्चे हैं जिनको की टॉपिक से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, वो तो आप मुझसे बात करिए और आज के विषय में जिसके जो क्वेरी है वो मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू।